सेकंड हमारे पास मिनिमल स्पैनिंग सेट। we take a set of linearly independent vectors from a vector space। मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस है हमारे पास, उसमें से हम अपनी मर्जी से कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स ले लेते हैं। मतलब उसमें जितने भी वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। if the span of these vectors of, are the are this set is equal, so if the span of these vectors of sorry if the span of these vectors मतलब जो वो vectors हमने चूज किए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, उनका स्पैन या सेट जो है उसका स्पैन जो है दोनों बातें ही एक जैसी हैं, इज इक्वल टू द वेक्टर स्पेस, वी आर डन। मतलब हमें वो छोटा से छोटा सेट मिल गया जो हमें चाहिए किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करने के लिए, ठीक है, जिसमें कम से कम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हों, ठीक है। तो अदरवाइज वी ऐड एन अदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर अनटिल द स्पैन बिकम्स इक्वल टू द होल वेक्टर स्पेस। फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं इसमें आप चले जाते हैं R3 में चले जाते हैं, ठीक है, और R3 में हम क्या करते हैं R क्यूब, ठीक है, उसमें हम दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चूज कर देते हैं, ठीक है, और एक हम चूज कर देते हैं 0 1 एंड 0, ठीक है। अब अगर पहला देखा जाए तो पहला सिंगलटन तो हमें पता है, सिंगलटन इजीली हमें पता है कि दूसरा होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो पहला हमें मिल गया कि सिर्फ अगर सिंगलटन आ जाता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा आ गया। अब इसमें देखें तो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनका जो स्पैन है वो दूसरे के इक्वल नहीं है, और इसका स्पैन जो है वो R क्यूब के इक्वल नहीं है। तो इसमें हम फिर मतलब पहले में सिंगलटन में हमने एक और ऐड किया ताकि इसका स्पैन थोड़ा इंक्रीज करे, हमने एक और ऐड किया तो स्पैन जो हो गया, मतलब स्पैन थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है। अभी तक हमारे पास R3 स्पैन नहीं हो रही क्योंकि उसके लिए तो हमें 3 टपल चाहिए और वो भी 3 लेंथ के, ठीक है। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इनमें एक और ऐड करते हैं, तो ये चीज़ आ गई, और इनमें एक और 3 टपल ऐड कर देते हैं। तो जब वो 3 टपल ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास पूरी वेक्टर स्पेस स्पैन हो जाएगी, ठीक है, वो होगी इस एलिमेंट से। अब जब पूरी वेक्टर स्पेस हमारे पास स्पैन हो गई है तो इस एलिमेंट को मतलब ये जो सेट है इसको हम मिनिमल स्पैनिंग सेट कहेंगे, ठीक है, और इन अदर वर्ड इसी को ही हम बेसिस कह देते हैं, ठीक है। मतलब हमने अपने वेक्टर स्पेस में से हमारे पास वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू R क्यूब थी, ठीक है, इसमें से हमने पहले एक उठाया सिंगलटन उठाया, ठीक है, और हमें पता है कि सिंगलटन हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। हमने देखा उस सिंगलटन ने इसको स्पैन नहीं किया, हमने एक और ऐड किया, ठीक है, एक एलिमेंट और ऐड किया और देखा कि वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं लेकिन R क्यूब नहीं स्पैन हो रही, तो हमने फिर उसमें एक और ऐड किया, ठीक है, तो फिर हमारे पास R क्यूब स्पैन हो गई है। अब ये वो सबसे छोटे सेट हैं जो R क्यूब को स्पैन कर सकते हैं, मतलब उसकी लेंथ 3 है, ठीक है। सो कम से कम 3 लेंथ का जो है वो स्पैनिंग सेट होना चाहिए R क्यूब के लिए, ठीक है। तो यही उसकी बेसिस होगी, वही जो मिनिमल होगा ना, अब जो मिनिमल उसको स्पैन कर रहा होगा, मतलब सबसे छोटा सेट जो उसको स्पैन कर रहा होगा वेक्टर स्पेस को, वही हमारे पास बेसिस होगी। आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। अगर इसी तरह हमारे पास R4 होती, ठीक है, तो उसमें फिर हम देखते कि ये वाले जो हैं ये नहीं स्पैन कर सकते थे उसको, मतलब यहाँ पे एक तो दूसरा हम करते हैं चौथा एलिमेंट 0 भी ऐड करते, ठीक है। मतलब ये 3 होते दूसरे 4 टपल, मतलब 4 लेंथ के 3 टपल होते, ठीक है, 3 एलिमेंट्स होते, तो वो R4 को स्पैन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए फिर हमें 4 लेंथ के 4 ही टपल्स चाहिए, 4 एलिमेंट ही चाहिए, ठीक है, तो फिर वो स्पैन करेंगे। तो वो बेसिक जो उसका आइडिया है वो यही है कि मतलब हम उसमें नंबर, अगर हमारे पास पूरी वेक्टर स्पेस स्पैन नहीं हो रही तो हम उसमें वेक्टर ऐड करते जाते हैं अनटिल कि हमारे पास पूरी वेक्टर स्पेस स्पैन हो जाए। जब वो पूरी वेक्टर स्पेस स्पैन हो जाती है और वो क्योंकि सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का होता है, फिर वो हमारे पास बेसिकली बेसिस बन जाती है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट spanning the vector space is called the minimal spanning set of V, and this set is also the basis। नो नीचे मैंने ये जो लिखा हुआ है बोर्ड में लिखा हुआ है इसका मतलब मकसद जो था वो कुछ और था लिखने का,
मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा बेसिस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये एक बेसिस है, ठीक है। या हमने दूसरे की देखी, आर स्क्वायर की देखी, ठीक है, इसी को मान लिया आप। फॉर एग्जांपल आपने ये एक बेसिस देख ली, तो हमारे पास आर क्यूब की और भी बेसिस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, टू ले लें, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो कॉमा, फिर आप ले लें ज़ीरो कॉमा थ्री कॉमा ज़ीरो, एंड फिर आप ले लें ज़ीरो थ्री है, सॉरी, अगर आप इसको ले लेते हैं, फोर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फाइव ले लेते हैं, तो पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं उस अपने उसी रूल के मुताबिक, क्या ये स्पैन करेगा भी सही कि नहीं करेगा। फिर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, टू ज़ीरो ज़ीरो, सेकेंड लाइन में आएगा ज़ीरो थ्री एंड ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो, एंड फोर्थ लाइन में आएगा ज़ीरो फोर एंड फाइव, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट अगर हम इससे लेके चलते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। और हमने कहा था कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब हम टू से लेके चलते हैं, ठीक है। टू बाहर आ जाएगा, थ्री फाइव टाइम्स फिफ्टीन आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और फोर जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, 15 इंटू टू, बाकी तो स्पैन ही जीरो हो जाएगा क्योंकि बाहर जीरो आ रहा है, ठीक है। तो टू इंटू फिफ्टीन इज इक्वल टू थर्टी, एंड थर्टी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, थर्टी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फर्दर हमें पता है कि ये वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन टपल चाहिए, सॉरी हमें तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने तीन अपनी मर्जी के उठाए, ठीक है। हमने तीन अपनी मर्जी के उठाए, हमने उन्हें देखा कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अब चूंकि हमें सिर्फ तीन ही चाहिए होते हैं, और तीन वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, वो आर क्यूब को इजीली स्पैन करते हैं, ठीक है। मतलब करना ही तीन में है तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। सो ये भी बेसिस है उसकी, ठीक है। तो जो इधर मेरा ये बोल्ड में लिखने का था मतलब वो ये था कि सिंस वी अर्लियर स्टेटेड दैट देयर कैन बी मोर देन वन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, मतलब एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं, ठीक है। अब बेसिस एक से ज़्यादा हो सकती हैं तो इसका मतलब क्या है कि हर बेस में डिफरेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स होंगे, जिस तरह इसमें है। अब ये तीनों जो हैं ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैं, ये तीनों जो हैं ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आगे मैंने लिखा देन कांट यू infer that the number of independent elements in a vector space be may be more than, यहाँ में होना may be more than the cardinality of the basis, मतलब जो linearly independent vectors in total हैं, ठीक है, क्या वो उस बेसिस से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब बेसिस की कार्डिनलिटी देखें यहाँ पे तीन है, तीन। अब ये मेरे जहन में जो चल रहा था वो ये था कि तीन ये हैं इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैं, ठीक है, और तीन ही ये इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैं, तो ये तो छः हो गए टोटल, मतलब छः हमें इंडिपेंडेंट वैक्टर्स मिल गए, जबकि बेसिस तो मतलब तीन से बन रही है, ठीक है। तो कार्डिनलिटी तो उनकी तीन होनी चाहिए थी, लेकिन ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर इन छः के छः को अगर हम दूसरे में लिखेंगे ना, किसी सेट में लिखेंगे, ठीक है, तो फिर ये हम देखेंगे कि ये दूसरे नहीं रहते, इंडिपेंडेंट नहीं रहते। जब सेट आएगा, ठीक है, तो सेट मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आएगा, ठीक है, तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो या तो बेसिस के इक्वल होगी या बेसिस से कम होगी एट द सेम टाइम। किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में नंबर ऑफ मतलब जो बेसिस में जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, उस उसके जितने वेक्टर्स हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। मतलब आर क्यूब है तो उसमें अगर हम आर क्यूब में से अब कोई सेट लेते हैं, सब सेट लेते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखते हैं कोई सबसेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी सबसेट ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके मैक्सिमम तीन हो सकते हैं, ठीक है, या इससे कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर आप चार का सेट ले लेते हैं और आप कहते हैं कि इसमें आप देखें, फॉर एग्जांपल इसी में देखिए, इसमें आपने ये ले लिया, ये सेट आ गया आपके पास,
कंट्रोल वी एंड डिस्ट्रॉय, और आपने एक ये चूज कर लिया, ये चौथा हो गया। ठीक है, अब इस चौथे को अगर हम देखें ना, तो ये चौथा किसका मल्टीपल है, पहले का मल्टीपल है। इस दूसरे को देखें ना, तो ये दूसरा किसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, और अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो इसको हम इन दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं, इन दोनों की टर्म्स में। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो इन दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं, विच मीन्स दैट के ऊपर वाले जो हैं, मतलब ये जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये इनकी फॉर्म में आ सकते हैं। तो मतलब जब बात करने का मकसद ये था कि जब भी आप कोई सेट लेंगे, सबसेट लेंगे वेक्टर स्पेस में से, तो उसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे ना, वो उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो बेसिस की कार्डिनैलिटी के इक्वल हो सकती है, या उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अ, हाँ, आगे चल के हम इसमें मतलब और भी चीज़ें देखेंगे कि अगर आपकी आर क्यूब है, और आर क्यूब का आपको पता है कि ये 3 से जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो अच्छा, मैं ये डेफिनेशन आपको यहीं बता देता हूँ। डिमेंशन होती हैं, हर वेक्टर स्पेस की एक डिमेंशन होती है, वेक्टर स्पेस की बेसिस होती है ना। अब बेसिस में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो उसकी डिमेंशन कहलाते हैं। मतलब अगर आर क्यूब की तीन बेसिस में 3 एलिमेंट हैं, उसकी डिमेंशन 3 है। तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 2 से जनरेट होता है, उसकी बेसिस में 2 एलिमेंट हैं। अब बेसिस में 2 एलिमेंट है, तो इट मीन्स दैट उसकी जो डिमेंशन है वो 2 है। ठीक है, अब रियल की जो बेसिस है उसमें एक एलिमेंट आता है, तो इट मीन्स दैट उसकी जो डिमेंशन है वो 1 है। अब जो बात मैं करने वाला था वो ये थी कि आपके पास अगर एक सेट आता है, ठीक है, वेक्टर स्पेस में से कोई सब सेट आता है, जिस तरह हमने ये 4 का लिया है, और ये हमने किसमें से लिया है, आर में से लिया है, इज द सबसेट रहा, इज सबसेट रहा आर क्यूब। ठीक है, आपने आर क्यूब में से ये सबसेट ले लिया। ठीक है, अब अगर आपने बताना है कि हाँ ये सबसेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो आप जो अभी बात मैं करने वाला हूँ उससे इजीली, बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि अगर अब आर क्यूब की बेसिस कितनी है, 3 है, तो आपने ये सबसेट लिया है, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4। ठीक है, और अभी हमने कहा था कि अगर कोई हम सबसेट लेते हैं और उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, तो वो कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, या इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते आर क्यूब के लिए। ठीक है, इसमें 4 आ गए, विच मीन्स दैट कि इसमें एक जो है वो डिपेंडेंट है, और हमने कहा था कि अगर एक भी डिपेंडेंट होता है किसी सेट में, एक वेक्टर भी डिपेंडेंट होता है, वो टोटल सेट ही लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास डिमेंशन से ज़्यादा वेक्टर किसी सबसेट में आ रहे हैं, तो वो सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब इसको आपने ज़्यादा गौर से नहीं पढ़ना, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका जो मेरे ध्यान में था वो समझा दिया है, और उसकी कंट्रडिक्शन भी आपको वो बता दी है कि ये गलत है, किस वजह से गलत है। ठीक है, मतलब हम वेक्टर्स को हमेशा सेट की फॉर्म में लेंगे, और एक सेट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, उसकी बेसिस में जितने हों, उनके उससे ज़्यादा या उससे सॉरी, उसके बराबर या उससे कम आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। फर्दर हमारे पास है आई इज इक्वल टू पाई, पाई स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब हमारे पास वेक्टर कौन से हैं, 1 है, पाई है, पाई स्क्वायर है, अप टू सो ऑन पाई की पावर आ रही है। ठीक है, पहली है पाई की पावर 0, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर क्यू। देन टेकिंग एन नंबर, मतलब एन नंबर ऑफ पाइज हमने ले ली, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन इज सी डॉट सी जीरो सी वन अप टू सो ऑन इज इक्वल टू जीरो एंड सी आई टू क्यू। अब यहाँ पे सारे सी आईज जो हैं वो क्यू में हैं, वेयर पाई इज द रूट ऑफ नॉन नॉन जीरो पोलिनोमियल, नॉन जीरो पोलिनोमियल। प्रूव दैट पाई इज नॉट रूट ऑफ नॉन जीरो। सॉरी, आप इसको सिर्फ इतना ही कंसीडर करेंगे अभी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्केलर वैल्यूज ऐसी नहीं है रैशनल में कोई भी स्केलर वैल्यू ऐसी नहीं है कि हमारे पास ये कम्बिनेशन जीरो के इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि पाई खुद जो है वो इरेशनल है। अब पाई को पाई इरेशनल है, आप इरेशनल नंबर के साथ किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जवाब आपके पास क्या आता है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रैशनल
irrational number is always will always be an irrational number, ये हमेशा ही irrational number होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप, आपने फील्ड में से लिया, ठीक है, नंबर आपका irrational ही हो गया, ठीक है। अब आपको क्या पता कि मतलब C1 पाई जो है, ठीक है, आपने मतलब एक रैशनल चूज कर लिया, ठीक है, उसके लिए साथ में पाई भी पड़ा है, C1 आपने एक चूज कर लिया, ये इरेशनल हो गया। अब उस इरेशनल के अगेंस्ट मतलब आपने इसको कैंसिल आउट करना है ना, तो आपको तो यहाँ पे एक और नंबर इसी तरह का नेगेटिव में चाहिए, ठीक है। अब आपके पास मतलब आप C2 को कोई वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, C2 को आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पाई स्क्वायर पड़ा है, आगे पाई की बड़ी पावर्स पड़ी है, पाई नहीं पड़ा। सिंपल वे ये था कि आपने जो C1 को वैल्यू दी थी वही वैल्यू नेगेटिव के साथ किसी और C को देते और साथ में पाई पड़ा होता तो आपके पास से कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो सकती। तो इसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि आपके पास तो C1 और ये दूसरे हैं ये होने चाहिए, क्या कहते हैं, ज़ीरो होने चाहिए, ये स्केलर्स जो हैं ये ज़ीरो होने चाहिए। फर्दर अगर आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह हमने एक्स स्क्वायर में कहा था कि यहाँ पे अगर एक्स होता है, ठीक है, तो एक्स को दूसरों की टर्म में नहीं लिखा जा सकता, हम नहीं लिख सकते कि एक्स को हम एक्स स्क्वायर की टर्म में लिखें, इसी तरह पाई को हम पाई पाई स्क्वायर और अप टू एन पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब बड़ी पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब पाई स्क्वायर है तो उसको हम पाई और बाकी पाई पावर जो है, पाई क्यूब है, पाई फोर है, पाई सिक्स है, पाई एन है, इनकी फॉर्म में नहीं लिख सकते, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। सो दीज वेक्टर्स आर पाई एंड पाई स्क्वायर एंड दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। फर्दर जो हमारे पास है वो हमारा ये है, whether pi is a root of polynomial, this polynomial prove that pi is not a root of non-zero polynomial। अच्छा, अब उसने पहले ये पूछा है कि क्या इस पोलिनोमियल का रूट हो सकता है पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मसला ये है कि इसमें अलजेब्रैक और ट्रांसडेंशियल रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। अलजेब्रैक रूट्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर है ए, एक आपके पास नंबर है, ठीक है, वो कहता है कि अगर ए के लिए आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, कि सच डैट अगर आप उसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स कह देता हूँ या एक्स माइनस ए कह देता हूँ, सपोज दैट एक्स माइनस ए, अब एक्स माइनस ए इज पोलिनोमियल, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास एक ऐसा पोलिनोमियल आपको मिल जाए कि एफ ऑफ ए जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए एंड हियर इट इज जीरो, ठीक है, तो देन आपके पास जो ए होगा ना, मतलब ए के लिए कोई एक ऐसा पोलिनोमियल हो कि ए उसका रूट हो, ठीक है, तो ए जो होगा वो अलजेब्रिक रूट होगा, ठीक है। अदरवाइज जो ए होगा वो ट्रांसलेंशियल रूट होगा। फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, आप यहाँ तो हमने ए ही चूज किया था, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चूज कर सकते ए इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, आप एफ ऑफ एक्स पहले थोड़ा चेंज करते हैं, 3/2 कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम एफ ऑफ एक्स हमने ये चूज किया, ठीक है, अब अगर हम ए को दें, ए को वैल्यू एफ ऑफ मतलब एक्स इज इक्वल टू 3/2 कर दें, 3/2, 3/2 ही कर दें एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो जब हम एफ ऑफ 3/2 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 माइनस 3/2, और ये दोनों कट जाएंगे और जवाब जीरो आ जाएंगे, विच मीन्स दैट कि 3/2 इज आल्सो अ अलजेब्रिक रूट, मतलब हमें एक पोलिन, अब ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या होता है जिसमें एक्स की पावर पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव होती है, मतलब जीरो भी हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है, ठीक है, तो वो पोलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपके पास अगर आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र -4, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसका क्या है, मतलब इसमें अलजेब्रिक रूट्स कौन से आ सकते हैं इसके, टू भी होता है और -2 भी होता है, ठीक है।
सो 2 इज आल्सो अल्जेब्रिक रूट, -2 इज आल्सो अल्जेब्रिक रूट। पर या आप इसका दूसरा तरीका है वो बेसिक ये है कि मतलब आपको नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या कि अल्जेब्रिक रूट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको नंबर दिया जाता है 7, ठीक है, 7 नहीं, हम फ्रैक्शन में नंबर लेते हैं, कोई 6/7 आ गया आपके पास ये नंबर, a इज इक्वल टू 6/7, ठीक है। वो कहता है कि क्या इसके लिए कोई आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कि जिसका ये रूट हो, सच दैट के मतलब इज देयर एनी फंक्शन, इज देयर एनी एफ ऑफ एक्स सच दैट, सच दैट एफ आर 6/7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास ये जवाब जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। मतलब हमने वो एफ ऑफ एक्स ढूंढना है, कोई एक हमें मिल जाए, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स अगर हम ढूंढ लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जिस तरह ऊपर हमने किया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 6/7 सिंपल, ठीक है। जब एक्स की जगह हम पुट करेंगे 6/7 तो ये जवाब 0 हो जाएगा। तो 6/7 इज आल्सो अल्जेब्रिक रूट, ठीक है। क्या हमारे पास और क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लेते हैं ठीक है 25/49, ठीक है, 25/49 ये मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नंबर चूज करते हैं 5/7, 5/7, ठीक है। तो क्या ये किसी का है कि नहीं है? अब अगर इसको हम देखें तो ये इसका भी रूट है, 5/7 जो है ये इसका रूट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिर्फ वो सिंपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/7 होता, ये वाला होता, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है। एक आपके पास ये अगर यहीं पे आप एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप कह देते इसे 5/7 कह देते तो ये आपके पास सिंपल रूट बन जाना था, ठीक है। तो ये आपके इसका भी रूट है, अब 5/7 इसका भी रूट है, ठीक है। आपको दो मिल गए, हमें एक चाहिए था। तो इस तरह से हो सकते हैं, ये अलजेब्रिक रूट्स हो सकते हैं। अब अलजेब्रिक रूट्स में रैशनल भी आते हैं और रैशनल नंबर भी आते हैं। रैशनल तो सारे ही अलजेब्रिक होते हैं, इंटीजर्स भी अलजेब्रिक रूट होते हैं, ठीक है। मसला जो है वो इर्रेशनल का आता है, क्या इर्रेशनल जो है वो अलजेब्रिक रूट्स होते हैं कि नहीं होते। अब कुछ इरेशनल जो है वो अलजेब्रिक रूट होते हैं और कुछ नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके पास जो √2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब अगर इसको लिए देखा जाए तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आपको मिल जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, ठीक है। एंड इफ वी पुट स्क्वायर रूट ऑफ 2, हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर दें, ठीक है, इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट हमें एक और ये एक पोलिनोमियल था। तो √2 के लिए हमें पोलिनोमियल मिल गया जिसका वो रूट है, ठीक है। सो 2 इज आल्सो अलजेब्रिक रूट, ठीक है। जो रैशनल है, मतलब 2 इरेशनल है लेकिन √2 जो है वो इरेशनल है लेकिन एट द सेम टाइम वो अलजेब्रिक रूट भी है, ठीक है। इसी तरह अब पाई है, ठीक है। तो पाई को वो कहता है कि आपने प्रूफ करना है कि पाई के लिए कोई भी ऐसा नंबर है दूसरा नहीं है। प्रूव दैट पाई इज नॉट अ रूट ऑफ नॉन जीरो पोलिनोमियल, मतलब आपके पास ऐसा कोई पोलिनोमियल नहीं है जिसका पाई रूट हो सके, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि पोलिनोमियल कौन सा हो सकता है। अगर हम फॉर एग्जांपल सिर्फ ले लेते हैं x-पाई, अब पता नहीं x-पाई पोलिनोमियल है कि नहीं है, मसला ये है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। is x-5 polynomial
It is true that function is a polynomial. Phi is considered to be constant. सॉरी मुझे नहीं पता चल रहा है इसका कैसे हो गया इसका। मैं प्रूफ कहीं पे देखूंगा फिर इसको फिर बताऊंगा। अलजेब्रैक और ट्रांसटेंशल रूट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वो रूट्स जो मतलब जिनके लिए पोलिनोमियल होता है वो तो अलजेब्रैक हो गया, और जिनके लिए नहीं होता फिर वो ट्रांसटेंशल हो जाते हैं। ठीक है। अब नीचे हमारे पास आर्डरिंग, सेट में आर्डरिंग कैसे होती है, पार्शियल आर्डर और टोटल आर्डर। अ रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, मतलब एक तो सेट ए को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इज कॉल्ड पार्शियल आर्डरिंग or partial order relation if it is reflexive, symmetric or transitive. So symmetric and symmetric. I think symmetric all the time. And transitive. We often use this notation to denote the partial ordering. मतलब रिफ्लेक्सिव कैसे हो, जिस तरह ये है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, मतलब ए का इमेज खुद ए हो। ठीक है। फिर ये हो कि इफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी या बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए हो, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी हो। ठीक है। ये हम किस तरह कर सकते हैं, ये हमने डिस्क्रीट मैथ में आई थिंक शुरू शुरू में पढ़ा था। खैर मुझे अब थोड़ा भूल रहा है कि सिमेट्रिक कैसे होते थे। मतलब एक दूसरे का सिमेट्रिक है तो फिर दूसरा जो होता है वो पहले के साथ रिलेशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। सिबलिंग्स का आप रिलेशन ले लेते हैं, आप एक रिलेशन डिफाइन करते हैं एक सेट पे। ठीक है। वो सिबलिंग्स का रिलेशन है। ठीक है। नो ए इज द सिबलिंग ऑफ बी। ठीक है। देन ऑब्वियसली बी इज द सिबलिंग ऑफ ए। तो वो जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है। अगर ए बी का सिबलिंग है तो ऑब्वियसली बी भी ए का सिबलिंग होगा। ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। फिर इसमें अगर आप ट्रांसिटिव देखते हैं तो वो ये होता है कि अगर ए बी के रिलेशन में है, बी सी के रिलेशन में है, तो फिर ए और सी में भी कोई रिलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप यूँ देख सकते हैं कि इफ ए इज अ सिबलिंग ऑफ बी, बी इज सिबलिंग ऑफ सी, देन ए इज अ सिबलिंग ऑफ सी। ठीक है। लेकिन अगर आप इसी पे यहाँ पे यही डिफाइन कर दें कि ए इज, मतलब जो पहला एलिमेंट है ना, दैट इज ब्रदर ऑफ अदर, मतलब बी का भाई होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि ए जब बी का भाई है तो बी जो है वो भी ए का भाई है। बी कोड बी सिस्टर। ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं रहेगा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। शायद रिफ्लेक्सिव भी ना हो, लेकिन हाँ रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि ए इज इन विद इन इट्स रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ए खुद के साथ होता है रिलेशन। तो इस तरह का जो रिलेशन आपके पास जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांसिटिव हो, उसको आप पार्शियल आर्डर कहते हैं। ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें। इफ द आर्डर इज टोटल सो दैट नो टू एलिमेंट्स ऑफ पी आर इनकम्पेरेबल। अब इनकम्पेरेबल से क्या मुराद होता है कि दो एलिमेंट्स कंपेयर ही नहीं हो सकते। ठीक है। जैसे आप ले लेते हैं, मैं यहाँ पे सेट लेता हूँ, तो सेट सॉरी सॉरी हमने ये लिया सेट वन टू और थ्री का। ठीक है। अब हमने इस पे रिलेशन, पहले हम इसके सबसेट दे देते हैं, बोलते हैं कि इनके सबसेट का भी एक सेट दे देते हैं। पहले में आ गया वन, फिर आ गया टू, फिर आ गया थ्री, फिर आपने ले लिया वन कॉमन टू, वन कॉमन थ्री। ठीक है। और फिर आपने ले लिया
टोटल सेट ही ले लिया 1 2 3, ठीक है। तो अब कंपेरेबिलिटी क्या कहती है? कंपेरेबिलिटी ये कहती है कि एक दूसरे के साथ कंपेयर हो जाना चाहिए, मतलब इनके साथ फर्क। और इसमें हम रिलेशन क्या रखते हैं? रिलेशन ये रखते हैं कि इफ मैं इनमें से एक को, अच्छा बी कह लेता हूँ, बी इज अ सबसेट सबसेट सी, देन सी इज ग्रेटर, या बी इज, आप ये कह लें बी इज लेस देन, बी इज लेस देन सी, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि पहले हम देखते हैं कि कंपेरेबल होता क्या है। अगर आप पहले से सिर्फ सिंगलटन लें, पहला वाला वन ले लें, ठीक है, तो वन टू के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। अब वन भी सिंगलटन है, टू भी सिंगलटन है, लेकिन एक दूसरे में कंटेन नहीं कर रहे, ठीक है। वन टू में कंटेन नहीं करता, टू वन में कंटेन नहीं करता, ये कंपेरेबल नहीं है। हाँ, अगर वन को हम सिंगलटन को टू के साथ देखते हैं, तो इसमें देखें तो सिंगलटन जो है वो इसमें कंटेन कर रहा है, वन टू के साथ कंटेन हो रहा है, कंपेरेबल है। तो ये जो होगा वन टू जो होगा ये बड़ा होगा और वन जो है वो छोटा होगा। इसी तरह वन थ्री बड़ा होगा और वन छोटा होगा। इसी तरह वन टू थ्री जो है वो बड़ा होगा और वन छोटा होगा। फिर उसी तरह हम टू को देख लेते हैं। टू अब किसी सिंगल के साथ कंपेरेबल नहीं है, लेकिन इसके साथ है, ठीक है। अब वन टू बड़ा होगा और टू छोटा होगा, लेकिन अगर टू को इसके साथ देखें तो टू इसमें कंटेन नहीं करता, कंपेरेबल ही नहीं है, ये दो कंपेरेबल नहीं है। मतलब बात करने के लिए मकसद है कि अगर आप इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको आपने क्लियर कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो टू का कोई कंपेरेबल, सॉरी इसको भी निकालना पड़ेगा फिर। तो टू जो है वो वन थ्री के साथ कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर सेट के साथ कोई उसका एलिमेंट ही ना पड़ा हो जिसके साथ आप उसे कंपेयर कर सके, चाहे वो बड़ी लेंथ का ही पड़ा हो, ठीक है, तो वो कंपेरेबिलिटी नहीं होती है उसमें, डिफाइन होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये लिखने लगे दोबारा वो, आप यहाँ से ये भी ख़त्म करना पड़ता हमें और ये भी ऐड करना पड़ता, ठीक है। फिर इसी तरह थ्री जो है, थ्री को आप देखें तो थ्री जो है उसके लिए हमें ये दो वाले, अगर ये दो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अब थ्री जो है यहाँ पे कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा जिसके साथ हम उसे कंपेयर कर सकें। बड़ा एलिमेंट वन टू पड़ा है और वन टू में वो कंटेन नहीं करता, तो कंपेरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। कंपेरेबिलिटी उसी वक्त होगी, डिफाइन होगी, जब आप उनमें से एक को छोटा और एक को बड़ा डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। मतलब आप एक सेट ऐसा ढूंढ लेंगे जिसमें दूसरा कंटेन कर रहा है। आई होप समझ आ रही है। तो तब ही कंपेरेबिलिटी होगी। अब वो कहता है कि अगर आपके पास सेट में इस तरह से एलिमेंट्स आ जाते हैं कि वो कंपेरेबिलिटी जो है, ठीक है, वो हमेशा ही डिफाइन होती है। इफ द टोटल ऑर्डर इज नो टू एलिमेंट्स ऑफ पी आर इनकम्पेरेबल, मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो वो इनकम्पेरेबल नहीं है। जिस तरह आपने यहाँ पे लिया कि आप थ्री लेते हैं, ठीक है, और थ्री और वन टू लेते हैं, तो ये कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास अब पार्शियल ऑर्डर है, टोटल ऑर्डर नहीं है। टोटल ऑर्डर यहाँ पे नहीं रहा। टोटल ऑर्डर के लिए ज़रूरी था कि आप अपनी मर्जी के दो एलिमेंट लें और वो दोनों ही कंपेरेबल, मतलब उनमें से एक छोटा और एक बड़ा, एक दूसरे को कंटेन करता है, ठीक है। तो उसमें टोटल ऑर्डर आएगा, then the order set is totally ordered। और totally ordered set is also termed as chain, मतलब उसको चेन भी कह सकते हैं। चेन किस तरह से कहेंगे कि मतलब उसमें देखें ना, अब हर एलिमेंट जो है वो दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है। अब हर एलिमेंट जब दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है तो इट मीन्स दैट कि वो या तो बड़ा होगा या दूसरे से छोटा होगा, ठीक है। तो फिर वो या तो आप इस तरह से लेंगे ना, इसमें सॉरी मैं टोटल ऑर्डर डिफाइन करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यही सेट ले लें, ठीक है, इसमें आप कौन सा इसे एक्सक्लूड कर दें एक बार, ठीक है। फिर वन टू है, इसको भी एक्सक्लूड करें। अब वन जो है वो वन टू में कंटेन करता है और वन टू जो है वो वन टू थ्री में कंटेन करता है, ठीक है। तो ये एक चेन बन गई कि वन टू इज लेस देन वन टू, सॉरी वन इज लेस देन वन टू इज लेस देन वन टू थ्री, ठीक है। तो ये एक चेन बन गई, मतलब जिस जब टोटल ऑर्डर डिफाइन होगा तो आपके पास जो रिजल्टिंग होगी ए होगा वो चेन होगा, ठीक है। और ये चौथी प्रॉपर्टी है। देन इट फॉलोज फ्रॉम द फोर्थ प्रॉपर्टी स्टेटेड एज वेल,
कि जो दो होंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स, उनमें ये डिफाइन होगा कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी और बी इज लेस देन आई, मतलब जो आपके पास आर्डर होगा वो दोनों में डिफाइन होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप दो में आर्डर ही ना डिफाइन कर सके, जहाँ जिस तरह यहाँ पे है कि आप वन और टू में आर्डर नहीं डिफाइन कर सकते। इफ द आर्डर इज पार्शियल so that P has two or more than are more incomparable elements, then the order set is partially ordered set। मतलब अगर आपके पास P में दो या दो से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जो इनकम्पेरेबल हैं, जिस तरह इसमें थे, तो आपके पास वो पार्शली ऑर्डर हो गया। एग्जाम्पल आपके पास है 1 1 2 1 3 एंड वी डिफाइन ऑर्डर दैट वन एलिमेंट इज स्मॉलर इफ इट इज़ कंटेन इन अदर। वही जिस तरह अभी हमने इस एग्जाम्पल में किया था। यहाँ पे देखें ये दो कंपेरेबल हैं, ये भी कंपेरेबल है, यहाँ भी कंपेरेबल है, लेकिन ये दो आपस में कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। तो वही पार्शियल ऑर्डर। हाउ एवर वन टू एंड वन आर वी हैव वन वन टू एंड थ्री, यहाँ पे थ्री होना है, सॉरी, एंड आर नॉट कंपेरेबल, ये तीनों एक दूसरे के साथ कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। फर्दर आप अगर यहाँ पे ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, सिर्फ वन और टू थ्री ले लेते हैं, तो फिर ये भी कंपेरेबल नहीं है। सो ए इज पार्शली ऑर्डर इन टोटली ऑर्डर एलिमेंट देयर एग्जिस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम बिकॉज ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी। मतलब चौथी प्रॉपर्टी आपको ये बताती है यहाँ से, जब टोटल ऑर्डर हो जाएगा तो उसमें ये होगा कि आपके पास एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा और एक सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जब सेट में आपके पास सबसे छोटा एलिमेंट आ जाए तो उसको आप कहते हैं मैक्सिमम, सॉरी, सबसे छोटा आ जाए तो उसको मिनिमम कहते हैं, और सबसे बड़ा आ जाए तो मैक्सिमम कहते हैं। ये टोटल ऑर्डर के लिए है, ठीक है। लेकिन जब ऑर्डर पार्शल होगा तो सबसे छोटा मिनिमल कहेगा, कहलाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 to 1 इज टोटली ऑर्डर। अच्छा, अब ये इंटरवल है हमारे पास, 0 to 1 इंटरवल हमारे पास आ गया, ठीक है। ये वाला इंटरवल 0 to 1, सॉरी, ठीक है। इसमें आपने यहाँ पे जीरो डिफाइन कर ली और यहाँ पे आपने वन डिफाइन कर दिया, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप यहाँ पे अब 0 1 के बीच में नंबर देखें ना, तो यहाँ पे कोई भी आप लें, ठीक है, तो वो एक दूसरे से छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, ये नहीं है कि दूसरे के साथ कंपेरेबल ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो जो दो पॉइंट कोई भी आप लेते हैं तो वो एक मतलब उनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ये नहीं होगा कि आप दोनों को कंपेयर ही ना कर सकें, ठीक है। तो ये टोटल ऑर्डर है, बट वी डोंट नो द मैक्सिमम एंड मिनिमम। हाउ एवर, मतलब ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल के लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम का नहीं पता, क्योंकि जीरो तो इंक्लूड है नहीं, तो मिनिमम का हमें नहीं पता कि कौन सा होगा मिनिमम, सबसे छोटा कौन सा होगा, लेकिन ऑर्डर टोटल है, ठीक है। और मैक्सिमम है तो उसके लिए भी हमें नहीं पता कि मतलब वन के बाद कौन सा मतलब छोटा नंबर है जो मैक्सिमम वन है, क्योंकि वन तो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या है यहाँ से कर लिया कि टोटल ऑर्डर के लिए हमेशा ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम हो, हमने एक एग्जांपल दे दिया उसकी, काउंटर एग्जांपल, ठीक है। हाउ एवर इन क्लोज सेट, अगर सेट क्लोज हो जाता है तो फिर देन हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। और टोटल सेट ऑर्डर ऑलवेज पार्शियल ऑर्डर, मतलब अगर एक सेट टोटल ऑर्डर है तो ऊपर वाली तीन प्रॉपर्टी तो पहले ही फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो वो पार्शियल ऑर्डर तो ऑब्वियस भी होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस जो पार्शियल ऑर्डर है वो हम नहीं कह सकते क्या टोटल ऑर्डर है भी सही कि नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें चौथी प्रॉपर्टी फुलफिल करवानी पड़ेगी। So now we have minimal and maximal and minimal element. Uh, मैक्सिमल एलिमेंट m बिलोंगिंग्स टू a, सेट a है उसमें कोई आपके पास एलिमेंट m आ गया, ठीक है, इज मैक्सिमल इफ फॉर ऑल बिलोंगिंग्स टू a, मतलब सारे a में जितने भी एलिमेंट्स हैं m इज नॉट लेस देन a, m उनमें से किसी से भी छोटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लेते हैं, अ, हम ये डिफाइन करते हैं, here is the set A, okay. Now we define some circle here, here, this one, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप चूज कर लें,
कि ये आपके पास जो सबसे छोटा है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये है, और ये आपके पास सेट ए था, ठीक है। अब इसमें उसने क्या कहा कि मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम वो होगा जो इनमें से इसके एलिमेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी से भी छोटा ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो बाहर वाला है, ये वाला, ठीक है, ये किसी से भी छोटा नहीं है, सो ये मैक्सिमम होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल, या हम एक और कलेक्शन ले लेते हैं, हम ये कलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। एक ये कलेक्शन होगी हमारे पास, एक हम कलेक्शन ये ले लेते हैं, उसमें ही ये ले लेते हैं। अब इन दो में से देखें, मतलब दो कलेक्शन हम ले लें, उसमें एक में ये मैक्सिमम है और एक में ये मैक्सिमम है, ठीक है। हम एक और कलेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे एक कलेक्शन ले लें, ठीक है। इसमें आपके पास ये इसका एलिमेंट कौन सा आ गया, ये आ गया, और इसमें फिर ये कर लें, ठीक है। खैर अभी तो मैं, और इसमें आप एक ये भी कर लें, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये जो है, ये इसमें कंटेन नहीं कर रहा, टोटली नहीं कंटेन कर रहा, ठीक है। लेकिन इन में से देखा जाए तो इन चारों में ये सबसे बड़ा है जिसमें ये सारे कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी में भी नहीं कर रहा, इट मीन्स दैट ये मैक्सिमल है यहाँ पे, यहाँ पे ये मैक्सिमल है, इस कलेक्शन में ये मैक्सिमल है, ठीक है। तो आइडिया क्या था, आइडिया ये था कि, सॉरी, हाँ मैक्सिमल ही था। m is maximal, the maximal element is unique in totally order, मतलब ऑर्डर टोटल हो तो यूनिक होता है, और अगर ऑर्डर टोटल ना हो, however in general maximum element may not be unique। फॉर एग्जांपल, जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल है, ये वाली 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 2 3, इसमें अगर देखा जाए तो ये सारे मैक्सिमल हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 1 2 को देखा जाए तो 1 2 इनमें से किसी में भी कंटेन नहीं करता, ठीक है। 1 3 को देखा जाए तो 1 3 इनमें से किसी में भी कंटेन नहीं करता, 2 3 को देखा जाए तो वो भी कंटेन नहीं करता। सो ऑल दीज आर मैक्सिमल एट द सेम टाइम, ठीक है। लेकिन अगर टोटल आर्डर होता है तो फिर जो है, जिस तरह ये है, ये टोटल आर्डर है, जो अभी हमने ड्रा की थी, ये वाला टोटल आर्डर है, ये टोटल आर्डर है, ये वाला टोटल आर्डर नहीं है, ठीक है। ये वाला टोटल आर्डर नहीं है, ये पार्शल आर्डर है। तो टोटल आर्डर में देखें तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये दो कंपेरेबल ही नहीं है, ये वाले दो, क्योंकि दोनों ही डिसजॉइंट हैं, एक दूसरे में कंटेन ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमें तो पता है कि कंटेन करेंगे तो छोटा बड़ा होगा ना, ठीक है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कंपेरेबल नहीं है। इनकम्पेरेबिलिटी का एक भी एलिमेंट मिल जाता है तो हमारे पास टोटल आर्डर नहीं रहता, तो ये टोटल आर्डर नहीं है, पार्शियल आर्डर है, लेकिन इसका मैक्सिमम ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैक्सिमल ये है, इसका मैक्सिमल, एक मिनट, sorry, अगर मैं इसका ये डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने नया सर्कल बनाया है, अब इस सर्कल में देखिए, ये सर्कल बाकी सबको कंटेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कंटेन नहीं है, तो फिर ये भी मैक्सिमल है, ठीक है। इन दोनों में कंपेरेबिलिटी नहीं है, जो बाहर वाले हैं, लेकिन जो अंदर के तीन पड़े हैं उन तीनों को कंटेन कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों मैक्सिमल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमल। सॉरी, मैं वो पिक्चर थोड़ी और क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। हमारे पास ये आ गया, फिर हमारे पास ये आ गया, एक हमने ये बनाया, ठीक है। अब ये जो अंदर वाले दो है ना, ये कंपेरेबल नहीं है, कंपेरेबल नहीं है, लेकिन इनका मैक्सिमल फिर भी यही है। अगर मैं यहाँ पे एक और सर्कल बना देता हूँ सच दैट कि वो इन दोनों को तो कंटेन करे, जो अंदर पड़े हैं छोटे दो, ठीक है, लेकिन बाहर जो पड़ा है उसके साथ उसकी कंपेरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। छोटे बड़े नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कंटेन नहीं कर रहे टोटली। तो ये, अब ये जो बाहर वाले दोनों है ना, ये दोनों मैक्सिमल है, एट द सेम टाइम मैक्सिमल है, ये पार्शियल आर्डर है, ठीक है। क्योंकि कंपेरेबल नहीं है तो टोटल आर्डर तो खत्म हो गया। फिर इसी तरह मिनिमल होता है कि जो सबसे छोटा होता है ना, वो मिनिमल होता है, जिस तरह इसमें था कुछ, अ, ये वाला मिनिमल है सबसे, ये वाला सबसे मिनिमल है, और इधर ये भी मिनिमल है,
और ये भी मिनिमम देख ही लेते हैं फिर तक कुछ होगा। द मैक्सिमल एलिमेंट मिनिमल इज एज वेल एज यूनिक फॉर टोटल आर्डर के लिए मिनिमल यूनिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, सॉरी 1 2 3 में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है वन जो है ये इनमें कंटेन करता है, ठीक है। टू जो है वो भी कंटेन करता है। एम इज मिनिमल फॉर एवरी एलिमेंट इज नॉट लेस देन एम, मतलब कोई भी एलिमेंट और नहीं हो सकता, एम के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो एम से छोटा हो। तो अब यहाँ पे देखें ना, वन जो है वन छोटा है इन सब से, या तो कंपेरेबल नहीं है, अगर कंपेरेबल है तो फिर छोटा है, ठीक है। टू को देखें, टू या तो कंपेरेबल नहीं है, कंपेरेबल है तो फिर छोटा है, इससे छोटा है। और आगे ये टू थ्री से भी छोटा है। फिर थ्री को देखें तो इस ये दोनों इन दोनों से छोटा है, या कंपेरेबल नहीं है, और अगर कंपेरेबल है तो फिर छोटा है, ठीक है। तो फिर ये पार्शियल आर्डर है, और पार्शियल आर्डर में फिर ये तीनों ही मिनिमल है एट द सेम टाइम, मिनिमल है, ठीक है। तो मिनिमल भी यूनिक नहीं होता, मैक्सिमल भी यूनिक नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास मैक्सिमम आ जाता है और मिनिमम, तो वो टोटल आर्डर होते हैं, तो उसमें वो यूनिक हो जाता है, और उसमें फिर हम मैक्सिमम ही कहेंगे और मिनिमम ही कहेंगे, ठीक है। तो इसको अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आपको मैक्सिमल और मिनिमल का आइडिया हो गया होगा। फिर इसके बाद सॉरी, अभी मैं आपको जोन लीमा थोड़ा बता देता हूँ, जोन लीमा है लेमा। और इसके बाद फिर हम नीचे प्रूव करेंगे एक बेसिस की हमेशा हर वेक्टर स्पेस की एक बेसिस होती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। जोन लेमा क्या कहता है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एंड दिस इज अ पार्शियल ऑर्डर डिफाइंड ऑन ए, ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर आ गया, ठीक है। बी अ पार्शियल ऑर्डर, ठीक है। इफ एवरी चेन इन ए हैज अ मैक्सिमल, देन ए हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट। अब इसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपके पास ये क्या था सेट, सपोज दैट कि आपने कहा ये ए आ गया, ठीक है। सपोज दैट कि दिस इज ए नाउ, ठीक है, ये ए आ गया। अब आगे उसने क्या है, एवरी चेन ए में जितनी भी चेन है, ठीक है। अब ए में हम चेन देखेंगे, ए में चेन कौन कौन सी है। पहली चेन हम कहते थे ए वन, ए वन इज इक्वल टू, पहली चेन कौन सी आती है, वन जो है वो कंटेन करता है वन टू में, और फिर ये फर्दर कंटेन करता है इसमें। इसकी पहली चेन आ जाएगी वन कॉमा वन कॉमा टू कॉमा वन, सॉरी वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ठीक है। ये पहली चेन आ गई, मतलब इसमें अब हम कह सकते हैं कि वन छोटा है वन टू से, वन टू छोटा है वन टू थ्री से, ठीक है। फिर इसी तरह हम दूसरी चेन देखते हैं वन टू, तो इसमें हमारे पास क्या आती है, टू आ गया, ठीक है। टू इज स्मॉलर होता है वन टू से, ये चेन आ गई। और फिर ये वन टू जो है ये कंटेन होता है वन टू थ्री में, ठीक है। ये दूसरी चेन आ गई। फिर इसी तरह हम तीसरी चेन देखते हैं, ए थ्री आ गई, ए थ्री इज इक्वल टू, ठीक है। ए थ्री में आप देखें थ्री जो है ये भी एक चेन बनेगी, थ्री जो है वो वन थ्री में कंटेन करता है, वन थ्री में कंटेन करता है, वन थ्री फर्दर वन टू थ्री में कंटेन करता है, ठीक है। फिर अगर आप कौन सी लेते हैं चेन, मतलब इस बाकी ये बड़ी चेन थी, बाकी चेन तो छोटी रहेंगी इससे। इसमें आप ये दूसरी चेन जो छोटी चेन जो उनमें ये है कि वन टू जो है वो कंटेन करता है इसमें, वन थ्री जो है वो इसमें कंटेन करता है, वन इसमें कंटेन, वो छोटी चेन है वो अभी इसकी चेन बन जाएंगी, ठीक है। ये तीन चेन हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि इफ एवरी चेन इन ए हैज अ मैक्सिमल, मतलब अगर इन सब में एक, हर चेन में एक बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, जो बाकी में कंटेन नहीं करता, ठीक है, देन ए हैज अ मैक्सिमल। अब इसमें देखें तो ये वन टू थ्री जो है ये हर में मैक्सिमल आ रहा है, एज अ मैक्सिमल आ रहा है, ठीक है। हर में ही एज अ मैक्सिमल आ रहा है, तो फिर ये वन टू थ्री जो होगा ये मैक्सिमल होगा। मतलब वो कहता है कि अगर आपकी सारी चेन्स में एक एलिमेंट ऐसा है जो एज अ मैक्सिमल आ रहा है, मतलब एक एलिमेंट आपके पास मैक्सिमल बनता है, तो फिर आपका जो ए होगा सेट उसमें भी एक मैक्सिमल जरूर पड़ा होगा। इसकी एग्जांपल एक हम पार्शियल आर्डर, ये तो आई थिंक हमने टोटल आर्डर किया होगा, ये हमने टोटल आर्डर की एग्जांपल की हुई है। अभी हम इसकी एक एग्जांपल पार्शियल आर्डर के साथ ही करते हैं।
सॉरी टोटल ऑर्डर नहीं है, टोटल ऑर्डर नहीं है, ये पार्शियल ऑर्डर है, क्योंकि अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों कंपेरेबल ही नहीं है, ये एक दूसरे को कंटेन नहीं करते, ये कंपेरेबल नहीं है, ये पार्शियल ऑर्डर के साथ ही है। ठीक है, अभी हम टोटल ऑर्डर के साथ इसको, सॉरी गलत बोल रहा, ए इज इक्वल टू हम कौन से डिफाइन करते हैं, ऑन आ गई टोटल ऑर्डर में। फिर टोटल ऑर्डर बनता बड़ा सिंपल सा है, मसला ये है टोटल ऑर्डर खुद चेंज होती है, नहीं कर सकते डिफाइन, क्योंकि टोटल ऑर्डर खुद ही चेंज होती है, तो उसमें तो मैक्सिमल होना ही होना होता है। ठीक है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, उसमें एक एलिमेंट जो है वो बड़ा होना है। ठीक है, तो वो एक छोटा होना है, लेकिन अगर जो पार्शियल ऑर्डर होता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप मतलब अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, आप इसमें देखिए, इसमें देखिए, ठीक है, अब इसमें आपके पास कौन सी चेन है जिसमें मैक्सिमल है, आपने या कोई ऐसी चेन बतानी है जिसमें कोई मैक्सिमल ना हो, वन जो है वो वन थ्री में कंटेन करता है। ठीक है, एक ये आ गया, मैं इसकी चेन पहली चेन इसकी क्या आ गई, वन जो है वो वन थ्री में कंटेन करेगा। वन जो है और फिर वन जो है वो वन थ्री में कंटेन कर रहा है, तो दूसरा एलिमेंट आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आपके पास एक चेन ये आ गई स्कोर कैट के बेसिस पे, और इसको आप नाम दे दें फाइव, फिर बी वन का नाम दे दें। ठीक है, फिर आपके पास आती है बी टू, बी टू है जो टू, फिर इसमें आप देखते हैं तो टू जो है वो कंटेन करता है इसमें वन टू में। ठीक है, आपके पास एक ये चेन बन जाएगी। फिर इसी तरह आप देखते हैं बी थ्री, तो बी थ्री में आपके पास जो थ्री है वो कंटेन करता है थ्री ए कंटेन वन। ठीक है, और टू थ्री में भी ये कंटेन करता है, थ्री जो है वो टी टू थ्री में भी कंटेन करता है। तो इसमें देखें कि वो कह रहा है कि आपके पास हर चेन में एक मैक्सिमल होना चाहिए। अब इस चेन में देखें तो हमारे पास एक मैक्सिमल, हर चेन में मैक्सिमल है। ठीक है, तो फर्दर वो क्या कहता है, इफ partially added every chain in A has a maximum, then A has a maximal element। फिर वो कहता है कि A में भी एक मैक्सिमल ज़रूर होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक ज़रूर होगा। ठीक है, अब इसमें अगर इसमें देखा जाए तो ये तीन मैक्सिमल थे। ठीक है, ये तीनों ही मैक्सिमल थे। तो उसने क्या, जॉन लीमा क्या कहता है, जॉन लीमा ये कहता है कि अगर आपके पास हर चेन में एक मैक्सिमल है, एटलीस्ट एक मैक्सिमल तो आपके पास ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन हमें तीन मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी तीन ही मिलते हैं, हर चेन में तीन मिलते हैं। तो इस चेन में एक आ गया, इसमें भी एक है, इसमें भी है, खैर इन दोनों में ये सेम है वन थ्री, टू थ्री अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन टू को ठीक है, ये जॉन लेना कहता है कि अगर आपके पास ए एक पार्शली ऑर्डर सेट है। ठीक है, तो उसमें अगर आपके पास हर चेन में एक मैक्सिमल है, तो इट मीन्स दैट कि आपके पास मतलब ए में भी जो सेट आपका ओरिजिनल है उसमें भी एक मैक्सिमम, तो इसको अभी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और फिर आगे दूसरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल ए वन टू थ्री, थ्री इज द मैक्सिमम है, फिर थ्री इज द मैक्सिमम, वन टू थ्री इज द मैक्सिमम। होएवर अगर हमारे पास कोई और ट्रेन आ जाती, ठीक है, तो उसमें वन टू थ्री फोर हो जाता, तो ये मैक्सिमम हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे वन टू थ्री मैक्सिमम